सम्राट एकटक सोरा का चेहरा देख रहा था, जबकि सोरा का पूरा ध्यान उसकी खराब हुई टी शर्ट पर होता है। वो बस एक नज़र अपनी नज़रें उठाकर सम्राट को देखती है, फिर नज़रें हटाकर आई एम सॉरी, वो गलती से हो गया, ये बोल वो वहां से जाने लगती है। सम्राट सोरा को जाते हुए देखता है। ये पहली लड़की थी जिसने सम्राट को दोबारा नहीं देखा। सम्राट का दिल जलाने के लिए इतना काफी था। नीचे से सुमित्रा जी की आवाज आती है, सम्राट बेटा आया दादी माँ। ये शब्द सुरा के कान में भी पड़ते हैं। चलते चलते उसके कदम रुक जाते हैं। वो खुद से बड़बड़ करती है, मर गई। ये सम्राट जी थे, ये कान्हा जी। एक को चोर बना दिया, एक के कपड़े कपड़े खराब कर दिए। तेरा क्या होगा सुरा? सम्राट टेढ़ा मुस्कुराकर, हुस्न की मल्लिका मेरे घर में और मुझे खबर तक नहीं। फिर सुरा के जिस्म की खुशबू महसूस करते हुए, मजा आएगा, ये बोल वो नीचे चला जाता है। सुरा अपना काम खत्म कर सुमित्रा जी के कमरे में जाती है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलती है, अंदर समर को देखकर उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं। अरे सुरा, वहां क्यों रुक गई? अंदर आ। वो घबराती हुए अंदर आती है। शर्म के मारे उसकी नजरें नहीं उठ रही थी। समर के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। तू समर से नहीं मिली ना? इधर आ, ये है मेरा पोता समर। सुरा एक नजर समर को देखती है और दूसरे ही पल नजर नीचे कर लेती है। जी नमस्ते, वो बस इतना ही बोल पाती। समर भी नमस्ते का जवाब देता है। वो ये बिल्कुल महसूस नहीं होने देता है कि वो सुरा से पहले मिल चुका है। सुमित्रा जी, समर, सम्राट तैयार हुआ या नहीं? निकलने के लिए देर हो रही है। मैं देखता हूँ दादी माँ, ये बोल वो बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सुरा चैन की सांस लेती है और मन ही मन समर का धन्यवाद करती है। कुछ समय बाद सब लोग गाड़ी में बैठकर मंदिर के लिए निकल जाते हैं। समर गाड़ी चला रहा था। सम्राट उसके साथ आगे बैठा था। पीछे सुमित्रा जी, कमला जी और सुरा। सुरा दोनों के बीच में बैठी थी। गाड़ी में लगे मिरर में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जिसे समर और सम्राट आंख बचाकर उसको देख रहे थे। सुमित्रा जी सुरा को देखकर, क्या बात है, आज मेरा रेडियो बंद क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझको? सुरा मन में, मैं किसी को बोलने का मौका दूंगी तो कोई कुछ बोलेगा ना मुझे। जब आपको मेरे कारनामे का पता चलेगा ना, तो आप ही सबसे पहले डांटोगे मुझे। क्या हुआ है तुझे, कुछ बोल। सुमित्रा जी फिर कहती है। वो आंखें नीचे करके कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है दादी माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। समर और सम्राट दोनों को ये लगता है कि सुरा मेरी वजह से चुप है। सम्राट सुरा पर अपनी पैनी नजर रखे हुए था। वो उसको समझने की कोशिश कर रहा था। मन में, बाकी लड़कियों से अलग है ये लड़की, इसे हासिल भी अलग तरीके से करना होगा। समर मन में, क्यों इतना सोच रही हो कल की बात को? अब तुम्हें कैसे बताऊं? जब तुम मुझे चोर समझ डांट रही थी, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया है। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी हंसी दीवाना कर गई है मुझे। ऐसे चुप मत रहो, मेरा सुकून मत छीनो प्लीज। कमला जी, अरे माँ जी, पहले तो जश्न के कामों में लगी रही, फिर आज यहाँ आ गई। बेचारी थक गई होगी, इसलिए इतना चुप चुप है। सुमित्रा जी सुरा को छेड़ती हुई, अरे पर इसकी जुबान तो कभी नहीं थकती। ये बोल वो हंसने लगती है। ये सुन सुरा के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। मुस्कुराते हुए वो और भी प्यारी लगती है। उसको मुस्कुराते देख समर के दिल को सुकून मिल जाता है। तो वहीं सम्राट उसकी मुस्कान में खो जाता है। मन में, उफ, ये मुस्कान, ये अदाएं, हाय, तुम्हें तो हासिल करना ही पड़ेगा मिस सोरा, वेट एंड वॉच। ऐसे ही सब मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर पहुंचकर सब गाड़ी से उतरते हैं। ठंडी हवाएं चल रही थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। रास्ता कच्चा था। समर सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर चल रहा था। सुमित्रा जी, सुरा बेटा गाड़ी से पूजा का सामान ले आना। जी दादी माँ, आप चलिए मैं ले आऊंगी। ध्यान से आना, संभल कर। सम्राट, आप लोग आगे चलिए, सामान मैं ले आऊंगा। सुमित्रा जी, तू तो रहने दे, एक काम कर, सुरा सामान ले आएगी, तू उसके साथ आना। सम्राट की तो मन की मुराद पूरी हो गई।
लेकिन चेहरे से वो ऐसा दिखाता है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो सब पर। ठीक है, आप लोग चलिए, हम आते हैं। उसने सोचा था सुरा से बातचीत करेगा, उससे दोस्ती करेगा, पर सुरा उसकी तरफ ध्यान दिए बिना गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। सम्राट को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की उसे इग्नोर करे, लेकिन कुछ सोचकर वो भी उसके पीछे चला गया। सुरा गाड़ी में से सामान निकाल रही थी। हवा से उसके बाल लहरा रहे थे, जो पीछे खड़े सम्राट को मदहोश करने के लिए काफी थे। वो देखता है कि सुरा उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वो खुद ही बात शुरू करता है, तुम हमेशा इतना कम बोलती हो या आज सुबह की जो हुआ उसे लेकर परेशान है? सुरा कुछ नहीं बोलती है, बस अपनी आंखें झुका लेती है। सम्राट उसकी हर अदा का कायल हुआ जा रहा था। वो बोलता है, रिलैक्स, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी तुमने जानबूझकर तो नहीं किया था ना? सुरा उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराकर सिर्फ थैंक यू बोलती है। सम्राट उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर, तो हम दोस्त बन सकते हैं? सुरा एक टक उसकी आंखों में देखती है, फिर बहुत ही आराम से बोलती है, माफ कीजिएगा, मैं इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनाती। ये बोल वो उसकी साइड से निकल जाती है। सम्राट जलती आंखों से उसको जाते हुए देखता रहता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सम्राट किसी लड़की की तरफ हाथ बढ़ाए और लड़की उसके मुंह पर मना कर दे। इतनी इंसल्ट, वो भी सम्राट प्रताप सिंह की। भारी पड़ेगी मिस सुरा, बहुत नखरा है तुम में, बट आई लाइक। हसीनों पर नखरा अच्छा लगता है, और हसीना तुम्हारी जैसी हो तो क्या बात। अब तो इंतजार रहेगा उस दिन का जब तुम मेरी बाहों में होगी। ये बोल वो भी उसके पीछे चला जाता है। सब लोग मंदिर के अंदर थे। सुरा पूजा का सामान सुमित्रा जी को देकर भगवान के सामने हाथ जोड़ खड़ी हो जाती है। वो ध्यान नहीं देती है कि पास में समर खड़ा है। समर का ध्यान पास खड़ी सुरा पर जाता है। सिर पर दुपट्टा, बंद आंखें। वो मुस्कुरा उठता है, आंखें बंद कर मन में, हे भगवान, जब भी अपने जीवन साथी के साथ मैं आपके दर्शन करने आऊं, तब भी यही लड़की मेरे साथ खड़ी हूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। दोनों एक साथ आंखें खोलते हैं, एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। समर वहां से चला जाता है। समर वैसे भी कम बोलता था, ऊपर से लड़कियों से बात करना उसको समझ नहीं आता था। दर्शन कर सब लोग बाहर आते हैं। मंदिर से थोड़ा आगे जाकर एक बाजार था। सुमित्रा जी वहां जाने की बात करती हैं। सुरा, मैं नहीं जाऊंगी दादी माँ। सुमित्रा जी उसको घूर कर देखती हैं, फिर बोलती, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं दिलवाऊंगी तुझे, पर साथ तो चल सकती है ना? सुरा मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। मैं ये सामान गाड़ी में रख कर आती हूँ। समर, एक मिनट रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। गाड़ी लाओ खैर। कमला जी, हाँ, तुम साथ में जाओ। समर, वो दोनों चले जाते हैं। सम्राट वहीं खड़ा दोनों को जाते हुए देखता है। सुमित्रा जी सुरा को देखकर, ईमानदारी तो दीनदयाल से भी ज्यादा भरी है इसमें। सम्राट ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। समर गाड़ी का लॉक खोलता है और दरवाजा खोल सुरा के हाथ से सामान ले खुद सारा सामान गाड़ी में रख देता है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है। सामान गाड़ी में रख समर कहता है, चलिए। एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है, मतलब आपको थैंक यू बोलना है। सुरा बोलती है। समर, थैंक यू? और मुझे? पर क्यों? वो आपने दादी माँ के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने आपको चोर। वो बात बीच में ही छोड़ देती है। समर मुस्कुराते हुए, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि आपने चोर समझकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। सुरा उसकी तरफ देखती है। समर, घबराइए मत, मैं मजाक कर रहा हूँ, और आपको थैंक यू या सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ एक गलत फहमी हुई थी जो किसी को भी हो सकती है। और फिर जब मैंने आपको कह दिया कि ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, तो मतलब नहीं जाएगी। समर प्रताप सिंह अपने वादे का एकदम पक्का है। अब चले, सब वेट कर रहे होंगे। सुरा हाँ में सर हिलाती है। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। समर से बात करने के बाद सुरा को अच्छा सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक बोझ उसके दिल से हट गया हो। सब लोग बाजार की तरफ चले जाते हैं। कमला जी अपने लिए कुछ पसंद करने लगती हैं और समर उनकी मदद कर रहा होता है।
सम्राट का पूरा ध्यान सिर्फ सुरा पर होता है। वो मन में सोचता है, पैसों का लालच इसे नहीं, कीमती तोहफे से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कोई तो कमजोरी होगी जिसका फायदा मैं उठा सकूं। तभी सुमित्रा जी की आवाज उसके कानों में पड़ती है, सुरा देख तो, ये हार कितना सुंदर है, तुझ पर कितना अच्छा लगेगा। सुरा उनकी तरफ थोड़ा नाराजगी से देखती है। आपने मना किया था दादी माँ। सुमित्रा जी मुंह बनाते हुए, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। अरे मैं तुझे अपनी जायदाद नहीं दे रही, सिर्फ एक हार ही तो दे रही हूँ। पर दादी माँ, ये गलत है। समर उन दोनों को देख मन ही मन खुश हो रहा था। सुमित्रा जी उदास होते हुए, ठीक है रहने दे, सब समझ आ गया मुझे। तू सिर्फ नाम के लिए मुझे दादी कहती है, दिल से नहीं मानती है। कोई बात नहीं। उनको दुखी देख सुरा भी दुखी हो जाती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर, ऐसी बात नहीं है, मैं सच में आपको दादी मानती हूँ, ऐसे उदास मत होइए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोलते हुए उसके आंसू बह जाते हैं। आप यही चाहती है ना, मैं ये हार ले लूँ? आप उदास मत होइए, लाइए मैं पहन लेती हूँ। अब खुश। ये सुन सम्राट की आंखों में चमक आ जाती है। वो मन में, मिल गई कमजोरी। सुरा की तरफ देखकर टेढ़ा मुंह मुस्कुराकर, इमोशनल फूल हो तुम। तुम्हें बेवकूफ बनाना तो बहुत आसान है, तुम्हारी इसी कमजोरी को हथियार बनाऊंगा मैं। तुम्हारे करीब आने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं मिस इमोशनल। ऐसा करते करते शाम हो जाती है। सब लोग वापस घर के लिए निकल जाते हैं। रात होने वाली होती है, हल्का हल्का अंधेरा छा जाता है। इस बार गाड़ी सम्राट चला रहा होता है। कुछ समय बाद वो हवेली पहुंच जाते हैं। सब लोग घर के अंदर जाते हैं। शोरा थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। वो सुमित्रा जी के साथ उनके कमरे में जाती है। उसको देखकर, क्या हुआ तुझे, ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? वो दादी माँ, रात हो गई है, मैं घर कैसे जाऊं? मैंने बोला था पिताजी को कि मुझे लेने आ जाना, पर अभी तक नहीं आए। तो इससे परेशान क्यों होती है? मैं अभी देखती हूँ कि बात क्या है। चल आजा। दोनों सामान रख बाहर निकल जाते हैं। बैठक में राघवेंद्र जी बैठे होते हैं। सुमित्रा जी उनके पास जाकर, सुनिए, वो दीनदयाल जी कब तक आएंगे? सुरा पूछ रही है। उन्हें तो किसी काम से भेजा है मैंने, वो तो सुबह ही आएंगे। सुरा को बोलो रात को यहीं रुक जाए, उसके घर पर खबर भिजवा देंगे। ये सुन सुरा परेशान हो जाती है। पास बैठा हुआ समर सब सुन लेता है। सुमित्रा जी, सुन लिया, रात को मेरे पास ही रुक जा। वो उसका गाल थपथपाते हुए अंदर चली जाती है। सुरा परेशान सी वहीं खड़ी रहती है। समर से उसकी परेशानी देखी नहीं जाती है। आखिर वो बोल पड़ता है, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हैं, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। सुरा बोलती है, नहीं कुछ नहीं। फिर थोड़ा रुक कर, वो क्या है ना, मैं पिताजी को बिना बताए यहाँ नहीं रुकना चाहती। समर, इतनी सी बात के लिए इतनी परेशान? लीजिए मेरे फ़ोन से बात कर लीजिए उनसे। सुरा समर के हाथ से फ़ोन ले लेती है। कुछ दूर जाकर वो दीनदयाल जी को फ़ोन करती है। हेलो पिताजी। हाँ बेटा, आ गई वापस? जी पिताजी, पर रात काफ़ी हो गई है। बेटा स्मिता जी के पास ही रुक जाना, मुझे राघवेंद्र जी का फ़ोन आ गया था। सुरा खुशी से, जी पिताजी। ये किसका नंबर है? ये समर जी का फ़ोन है पिताजी, अब मैं रखती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। ये बोल वो फ़ोन कट कर वापस समर के पास आकर, ये लीजिए और थैंक यू। उसकी खुशी चेहरे से देखी जा सकती थी। ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। समर उसको जाते हुए देखता है, मन में, इतना भी मासूम कोई होता है क्या? छोटी छोटी बातों पर दुखी और छोटी छोटी बातों पर इतना खुश। सम्राट अपने कमरे में बैठा अपने फ़ोन पर सुरा की तस्वीर देख रहा था, जो कि उसने चोरी से खींची थी। उसकी फोटो को अजीब तरीके से छूता हुआ, भगवान ने फुर्सत से बनाया है तुम्हें मिस इमोशनल। कुछ समय बाद सब खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। सुमित्रा जी अपना और सुरा का खाना कमरे में ही मंगा लेती हैं। सम्राट को जब पता चलता है कि सुरा आज रात यहीं है, तो मन में, मतलब चांद आसपास रहेगा, पर मैं छू नहीं सकता। पर कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ये चांद भी मेरा होगा और इसकी चांदनी भी। रात का समय, कमला जी रसोई में थी।
स्वरा पानी लेने जाती है। कमला जी स्वरा को देखकर, अरे सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही आंटी, नई जगह है ना। वैसे आप क्या कर रही हैं इस समय? दोनों भाइयों को आदत है रात को गर्म दूध पीने की, तो वो गर्म कर रही थी। अच्छा, तुम ये दूध दे आओगी? मुझे थोड़ा काम है। जी आंटी, लाइए। स्वरा एक एक कदम बढ़ाती जा रही थी। समर के कमरे के बाहर खड़ी उसे कल रात की याद आ जाती है, उसकी हंसी आ जाती है। फिर गेट पर नॉक करती है। समर दरवाजा खोल। सामने स्वरा को देखकर दिल धड़क उठा था उसका। फिर खुद को शांत कर, जी वो आंटी ने आपके लिए दूध भेजा है। वो गिलास आगे करते हुए बोलती है, गिलास उठाते हुए, थैंक यू। समर कुछ और भी कहना चाहता था, पर कहे कैसे उसको समझ ही नहीं आता है। सुरा अपने कदम पीछे ले लेती है। वो आवाज लगाता है, सुनिए। सुरा पलटती है, हाँ जी बोलिए। वो मैं ये कह रहा था कि गुड नाइट। मन में कर दिया कबाड़ा। सुरा उसकी तरफ हैरानी से देखती है, फिर मुस्कुराकर गुड नाइट बोलकर चली जाती है। उसके जाते ही समर खुद की हरकत पर हंस देता है। सम्राट के कमरे के बाहर खड़ी सुरा जैसे ही नॉक करने के लिए हाथ उठाती है, वैसे ही सम्राट दरवाजा खोल देता है और सुरा का हाथ उसके चेहरे को छू जाता है। वो तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेती है। सम्राट तो सुन्न हो गया था। उसको उम्मीद नहीं थी कि सुरा उसके सामने इस तरह से खड़ी होगी। सुरा वहां दूध का गिलास उसके आगे करती है, नजरें झुकी हुई थी, पर सम्राट एक तक सुरा को देख रहा था। सम्राट को अपनी तरफ देखता पाकर सुरा को अच्छा नहीं लगता है, उसे गुस्सा भी आता है। सम्राट को तो कोई होश नहीं था। सुरा जानबूझकर गरम गिलास उसके हाथ से हल्का सा छुआ देती है। आह, आउच। सम्राट होश में आता है। उसको देख सुरा अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोकती है, पर सम्राट समझ जाता है कि उसने ये जानबूझकर किया है। वो चुपचाप दूध का गिलास उठा लेता है। सुरा भी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। सम्राट ना जाने कितनी बार अपने चेहरे को छूता है जहां सुरा का हाथ लगा था, लेकिन उसकी हरकत को सोच उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है जहां पर अब भी हल्की हल्की जलन हो रही थी। वो टेढ़ा मुस्कुराकर, जब मेरी नजरें नहीं सहन कर पाई तो मेरा छूना कैसे बर्दाश्त करोगी? कुछ और सोचना पड़ेगा मिस इमोशनल। रात बीत जाती है और एक नया सवेरा होता है। सुरा को ठीक से नींद नहीं आती है। वो जल्दी उठ जाती है। दादी माँ, मैं घर जा रही हूँ, थोड़े टाइम में आ जाऊंगी। नहीं, आज तू आराम कर, ठीक है, पर कल पक्का आ जाना। तुझे देखे बिना तो चैन नहीं मिलेगा मुझे। आप कहती है तो मैं जाती ही नहीं हूँ। ये बोल सुरा हंसने लगती है। सुमित्रा जी, हाँ, बहुत बातें बनाने लग गई है, बदमाश। चल अब जा, ध्यान से जाना। सुरा वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद समर और सम्राट अपने कमरे से बाहर आते हैं। दोनों की नजरें सुरा को ढूंढ रही थी, पर वो उन्हें कहीं नहीं दिखती है। कमला जी सुमित्रा जी से, माँ जी, सुरा दिखाई नहीं दे रही है। अरे वो तो सुबह सुबह ही चली गई। समर मन में, इतनी जल्दी चली गई, पर क्यों? पर इतनी सुबह क्यों चली गई? कमला जी बोलती है, अरे तुझे पता तो है, उसका थकी हुई लग रही थी। मैंने कह दिया कि आज घर पर रहे, आराम कर। ये तो ठीक किया माँ जी आपने। समर जहाँ स्वरा के जाने से बेचैन था, तो वहीं सम्राट उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। सारा दिन समर स्वरा के बारे में सोचता हुआ निकाल देता है, और दूसरी तरफ सम्राट अपने फोन में स्वरा की तस्वीर देखते हुए, मुझे समझ आ गया है बेबी, तुम्हें कैसे हासिल करना है। अब तुम्हें सम्राट से कोई नहीं बचा सकता। दिन बीत जाता है, रात होती है। एक फोन की घंटी बजती है। कमला जी फोन उठाते हुए, हेलो। उधर से किसी की रोने की आवाज आती है। कमला जी, संगीता, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? बुआ जी, पापा की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाइए, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। तू चिंता मत कर, हम आ रहे हैं। सुमित्रा जी उनको परेशान देखकर, क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे बुला रहा है। अब तो रात हो गई है, एक काम करते हैं, सुबह जल्दी चलते हैं, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। समर और मैं भी। पर सम्राट कुछ नहीं बोलता है, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था।
राघवेंद्र जी, हाँ बहू, सुबह जाना। इस समय जाना ठीक नहीं है। जी पिताजी। समर, आइए माँ, मेरे साथ आइए। परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। सुबह का समय, सब लोग जल्दी निकल जाते हैं। घर पर रह जाते हैं राघवेंद्र जी और वीरेन जी और सम्राट। सम्राट ये बोलकर नहीं जाता कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सब में सुमित्रा जी सुरा को बताना भूल जाती है कि वो घर पर नहीं है। दीनदयाल जी अभी काम खत्म कर वापस नहीं आए थे। सुबह के 10 बज रहे थे। एक नौकर चाय लेकर सोफे पर बैठे राघवेंद्र जी के पास जाता है। मालिक, चाय। वो कप उठा लेते हैं। जैसे ही एक घूंट चाय के पीते हैं तो कप उठाकर जोर से जमीन पर पटक देते हैं। ये चाय है, इसे चाय कहते हैं। सम्राट उनकी आवाज से बाहर आता है। तभी भागती हुई सुरा अंदर आती है। ब्लू कलर का सलवार सूट, लंबे बालों की चोटी बनाई हुई, आंखों में काजल, एक हाथ से अपना दुपट्टा संभालती वो अंदर आती है। सम्राट के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी नजरें सुरा से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। राघवेंद्र जी, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? साफ करो ये सब। उनकी नजर सुरा पर पड़ती है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि सुमित्रा घर पर नहीं है? वो सर हिलाकर ना का इशारा करती है। हाँ, घर पर कोई नहीं है। अब जाओ, कल आना। वो वहीं से अपने कदम वापस लेने लगती है। ठहरो। राघवेंद्र जी की आवाज से वो रुक जाती है। अब आ ही गई हो तो एक कप चाय बना दो, फिर जाना। सर दर्द से फटा जा रहा है। जी, अभी बना के लाती हूँ। सुरा किचन में जाने लगती है। जाते जाते टेबल पर रखी तेल की बोतल पर उसका हाथ लग जाता है और बोतल गिर जाती है और सारा तेल बिखर जाता है। सुरा घबराकर राघवेंद्र जी की तरफ देखती है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पहले इसे साफ करो, कहीं कोई गिर ना जाए। चाय बाद में बनाना। ये बोल वो अपने कमरे में चले जाते हैं। सुरा जल्दी से साफ करने के लिए कोई कपड़ा लेने जाती है। सम्राट टेढ़ा मुस्कुराकर, अब आएगा मजा। वो भागकर सीढ़ियों पर जाता है। कुछ सीढ़ियों पर भी तेल गिर गया था और जानबूझकर सीढ़ियों से गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज से राघवेंद्र जी और सुरा बाहर आते हैं। सम्राट जानबूझकर दर्द होने का नाटक कर रहा होता है कि उसको कितनी लगी है, जबकि उसको कहीं भी नहीं लगी थी। राघवेंद्र जी उसको उठाते हैं, फिर सुरा की तरफ देखकर, तुमने ये साफ नहीं किया अभी तक? मैंने बोला था ना कि कोई गिर जाएगा। अब देखो, तुम्हारी वजह से लग गई ना सम्राट को। सुरा सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। सम्राट, उनकी कोई गलती नहीं है दादाजी। इन्होंने मुझे बोला था कि ध्यान से जाना, वहां पर तेल गिरा हुआ है। मैं साफ करने के लिए कपड़ा लेने जा रही हूँ, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। सुरा उसकी तरफ हैरानी से देखती है। राघवेंद्र जी, वो जो भी है, तेल गिराया तो इसी ने था ना। चलो बेटा, आराम से अपने कमरे में चलो। जाते जाते सुरा से, ये साफ करो जल्दी, और सम्राट के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आओ। ये बोल वो आगे बढ़ जाते हैं। सम्राट उसकी तरफ देखकर टेढ़ा मुस्कुराता हुआ चला जाता है। सुरा मन में, मेरी वजह से कितनी लग गई ना। फिर वो एक नौकर को बुलाकर सारा तेल साफ करवाती है और खुद हल्दी वाला दूध बनाने लगती है। राघवेंद्र जी सम्राट को कमरे में लेकर आते हैं। बाहर से उन्हें कुछ किसानों की आवाज़ें सुनाई देती है। मालिक, बाहर आइए, बात करनी है आपसे। मैं अभी आया, तुम आराम करो। बाहर सुरा दूध लिए जा रही थी। राघवेंद्र जी उसको देखकर, जाओ सम्राट को दूध देकर के आओ। अंदर सम्राट बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजा नॉक होने की आवाज आती है। खुद पर काबू पाकर वो, कौन है? अंदर आओ। सुरा अंदर आती है। एक नजर सम्राट को देखती है, जो ऐसा दिखा रहा था कि कितनी ज्यादा लगी है ये दूध। सुरा उसकी तरफ गिलास बढ़ाते हुए, सॉरी, वो मेरी वजह से आपको चोट लग गई। कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये किसी के भी साथ हो सकता है, आप परेशान मत होइए। सम्राट आंखें नीचे करके बोलता है, सुरा की तरफ देखता भी नहीं है। सुरा, थैंक यू बाबा की डांट से बचाने के लिए। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं प्लीज़, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? और वैसे भी गलती मेरी थी। सम्राट थोड़ा रुक कर, वैसे माफ़ी तो मुझे भी मांगनी है आपसे। सुरा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। अब सम्राट भी उसकी तरफ देखता है। ऐसे मत देखिए, मैं कल के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने बिना सोचे समझे ही आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुरा कुछ नहीं बोलती है। सम्राट आगे बोलते हुए, दरअसल मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। आप मुझे अच्छी लगी। सुरा उसकी तरफ देखती है। मैं झूठ नहीं बोलता,
आप सच में मुझे अच्छी लगी। पहली बार किसी से दोस्ती करने का दिल किया, मैं खुद को रोक नहीं पाया और आपने मुझे गलत समझ लिया। सुरा को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। आज से पहले उससे भी किसी ने ऐसे बात नहीं करी थी। सम्राट उसकी हालत समझती हुई, देखिए आप परेशान मत होइए, मैं आप पर कोई दबाव नहीं बना रहा कि आप मुझसे दोस्ती करें, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। जाइए, आपको देर हो रही होगी। सुरा बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। खूबसूरत लड़कियां शुरू से ही कमजोरी रही है, ऊपर से जब खूबसूरत बेमिसाल हो तो क्या कहना। तुम्हें पाने के लिए तो हर पैंतरा आजमाएगा ये सम्राट प्रताप सिंह। वो मन ही मन सोचता है और सुरा को जाते हुए देखता है। उसके जाते ही सम्राट, उफ, ये अच्छा होने का नाटक करना भी कितना मुश्किल है। इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया पर कोई फायदा नहीं। सुरा अपने घर वापस चले जाते हैं। दिमाग में बस सम्राट की बातें घूम रही थी। सम्राट की बातों का असर सुरा पर होने लगा था। रात हो गई थी, सब लोग वापस आ जाते हैं, बस कमला जी नहीं आती हैं। वो कुछ दिन वहीं रुकना चाहती थी। 2 दिन से समर ने सुरा को नहीं देखा था। वो कितना बेचैन था ये तो बस वही जानता था। अगली सुबह सुबह जल्दी उठकर समर सीधा छत पर चला जाता है, जहां से वो सुरा को आते हुए देख सके। कुछ समय बाद सुरा आती है। आज उसने लाइट येलो कलर का चूड़ीदार पहना था। सूरज की किरणें उसके गोरे रंग को और गोरा कर रही थी। बालों को एक साइड कर चोटी बनाई हुई थी। समर का तो दिल बाहर आने को तैयार था। एक तो पूरे 2 दिन बाद वो उसको देख रहा था। वो सुरा की खूबसूरती का नहीं, साथ का दीवाना हुआ था। उसकी मासूमियत का दीवाना हुआ था। सुरा अंदर आकर सीधा दादी के कमरे में जाती। मुझे बुलाकर खुद गायब हो गई थी आप? आ गई तू? चल बैठ, ले चाय पी। समर छत पर से अपने कमरे में चला जाता है। पर कोई और भी था जो आज जल्दी उठकर सुरा का इंतजार कर रहा था। सम्राट को जैसे ही पता चलता है कि सुरा आ गई है, मन में, चलो नाटक शुरू करने का वक्त हो गया है। कमरे में सुमित्रा जी पुरानी एल्बम खोलकर बैठी थी और सुरा को दिखा रही थी, ये देख मेरा छोटा सा समर, और ये सम्राट। इतना शरारती था ना सम्राट की पूछो मत। और समर एकदम शांत और सुलझा हुआ। सुरा मुस्कुराकर उनकी बात सुन रही थी। शुरू से ही प्यार बहुत है दोनों भाइयों में। समर तो कभी कोई गलती करता ही नहीं था और सम्राट बिना गलती के रहता ही नहीं था। पर समर हमेशा सम्राट को बचा लेता था, उसकी गलती अपने सर ले लेता था। इतने में दरवाजा खोल सम्राट अंदर आकर, मेरी बातें हो रही थी ना? सुरा सर उठाकर एक नजर देखती है। हाँ, तेरी बातें हो रही थी। तू कितना बदमाश था ये बता रही थी सुरा को। सम्राट मन में, बदमाश तो मैं अब भी हूँ दादी माँ। सम्राट अपनी दादी से, दादी माँ मेरे सर की मसाज कर दीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आजा बैठ। सुरा, जा तू एक कप चाय बना ले, इसके सर का दर्द पल भर में गायब हो जाएगा। जी अभी लाई। ये बोल वो जाने लगती है, लेकिन सम्राट अपना पैर अड़ाकर उसको गिराने की कोशिश करता है ताकि वो उसे संभाल ले। लेकिन इससे पहले कि सम्राट सुरा को पकड़ता, समर बीच में आकर सुरा को पकड़ लेता है। उसके दोनों हाथ सुरा की कमर पर होते हैं और सुरा के दोनों हाथ उसके सीने पर। समर का दिल धड़क उठता है। जहां समर उसकी आंखों में खो जाता है तो वहीं सुरा की नजरें नहीं उठ रही थी। सम्राट दोनों को इतना करीब देख बुरी तरह चल जाता है। उसके हाथ की मुट्ठियां कस जाती हैं। सुमित्रा जी खांसने का नाटक करती है। उनकी आवाज से समर होश में आता है। सुरा को देखकर, आप ठीक है? जी मैं ठीक हूँ, ये बोलो वहां से जल्दी से निकल जाती है। सम्राट समर को देखती है, आप ठीक है भाई? समर, हाँ मैं ठीक हूँ। बड़ी मुश्किल से वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करता हुआ बोलता है। दिन गुजरते जा रहे थे। सम्राट सुरा के सामने जरूरत से ज्यादा अच्छा और सच्चा होने का नाटक करता था। उसकी बातों का ऐसा असर था कि अब सुरा उससे बात कर लेती थी। दोस्ती हो गई थी दोनों में। एक दिन शाम का वक्त, समर किसी काम से बाहर गया था। कमला जी भी अब वापस आ गई थी। आज सुरा जल्दी घर जा रही थी। सम्राट बाहर गार्डन में था। सुरा को देखकर, क्या बात है, आज जल्दी घर जा रही हो? हाँ, आज पिताजी ने जल्दी घर बुलाया है। वो क्या है ना, आज, वो कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी एक सहेली वहां आकर, चल सुरा, लड़के वाले आ गए हैं, तू चल मैं आ रही हूँ।
लड़के वालों का नाम सुन सम्राट के दिल में आग लग जाती है। वो सोचता है सुरा को देखने वाले आए हैं, जबकि सुरा की सहेली को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं। उसका खून खौल जाता है। सुरा की सहेली चली जाती है। वो सुरा का हाथ पकड़कर एक ओर ले जाता है।